रहती है सर। जनरल का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से करते हैं, एसटी से करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। कभी प्रिंसिपल बदल जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो लास्ट टाइम की मोमेंट्री का वेट मत करिए। जो भी है डॉक्यूमेंटेशन अपना कंप्लीट करके रखिए, चाहे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें कंप्लीट करके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है, एमसीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 21 जुलाई यानी कि 21 जुलाई से आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब काउंसलिंग तो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन आपको करके रखनी है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी बच्चे इस राउंड 1 में काउंसलिंग करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है, राउंड 1 के अंदर ही अगर मैं बात करूं तो ज्यादा दिन का समय मिलता नहीं है। चॉइस फिलिंग की बात करूं या चॉइस लॉकिंग की बात करूं, अगर आपको ये सब पता नहीं है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज उसको वॉच आउट जरूर करें, जहां मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाया हुआ है कि राउंड 1 के अंदर कितना टाइम मिलने वाला है, राउंड 2 में कितना टाइम मिलेगा, कितने दिन में आपको चॉइस लॉकिंग करनी है, क्या टाइमिंग है, ये पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर वॉच आउट करें, और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरत पड़ने वाली है, इस वीडियो के अंदर पूरा हम लास्ट तक समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की अगर पर्सनल गाइडेंस से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम में से या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको जरूर कोऑर्डिनेट कर लेगा। इवन मैं आपको अपना पर्सनल या व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहां से आप हमें पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहले समझ लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इस चीज को कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक भी डॉक्यूमेंट रहना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बार बार बोल रहा हूं, इतना समय नहीं मिलता है। 2 या 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज जैसे अलॉट हो जाएगा, 2 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना होता है। और ऐसे में संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है कि आप कोई नई चीज इतनी जल्दी बनवा पाओ। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखो, कमर कस के रखो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ऑलरेडी अपनी लिस्ट बना के रखो, कम से कम 5-5, 6 कॉपी बना के रखो कि कुछ भी जरूरत पड़ी तो मैं तैयार बैठा हुआ हूं। आपको उस समय इतना समय मिलेगा ही नहीं कि आप डेफिनेटली सोचो कि मैं सारी चीजें बनवा लूं, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, लिस्ट बना लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सीधे हमें पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट्स का क्या है या उस डॉक्यूमेंट का क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, तो जनरल चीजें अगर मैं बात करूं तो नीट का एडमिट कार्ड, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो ऑब्वियसली बात है उस समय आपको एडमिट कार्ड मिला होगा। तो ये जो एडमिट कार्ड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिस बच्चे ने ऑलरेडी है ठीक है, नहीं है तो आप एनटी की वेबसाइट से जाके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो नीट का स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया, कितनी रैंक है आपकी, एआईआर क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। किसी बच्चे को अगर इसमें कंफ्यूजन है कि एआईआर रैंक क्या होती है, कैटेगरी क्या रैंक क्या होती है, स्टेट रैंक क्या होती है, इसके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो बनाई हुई है। प्लीज उसको भी जरूर वॉच आउट कर ले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एआईआर रैंक से मैं कौन सी काउंसलिंग भर सकता हूं या कैटेगरी रैंक से मैं कौन सी काउंसलिंग भर सकता हूं। तो बेसिकली आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, दोनों का ऑफिशियल फॉर्म में, ओरिजिनल एज वेल एज कॉपी, फोटो कॉपी भी। स्कोर कार्ड होना चाहिए दोनों, ठीक है। आप चाहो तो अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्लास 10 का सर्टिफिकेट, जो भी होता है, आप 10th या 12th में जो भी आपके पास, जिस भी बोर्ड से आप, चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने पास किया हुआ, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि आपको जिस भी बोर्ड से, इसे मायने नहीं रखता, सीबीएसई बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आप, जहां से भी, जिस स्टेट से आपने किया हुआ है, 10th और 12th की मार्कशीट कंपलसरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आईडी कार्ड के लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं तैयार। हालांकि तीनों चीज ही तैयार करके रखिए। इसमें एक चीज याद रखना, जब आपने एडमिट कार्ड के समय या जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, आपने जो जो चीजें भरी हुई है वो बिल्कुल डिट्टो मैच करनी चाहिए। अगर गलती से कुछ भी 19-20 हो जाता है ना, तो मामला फंस जाएगा। तो प्लीज इस बात को याद रखना, वही चीज जो डिटेल्स आपने जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, सेम मैच होनी चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर गलती से आधार कार्ड में मिसमैच हो रहा है तो अभी भी टाइम है, 2 या 3 दिन में अपडेशन हो जाता है, 1 हफ्ता मैक्स टू मैक्स लगता है, उसमें अपडेट करा लीजिए अगर कुछ भी 19-20 पड़ रहा है तो, आधार कार्ड के अंदर किसी भी चीज के अंदर। इसके बाद डोमिसाइल, जो भी स्टेट से काउंसलिंग करने वाला, हालांकि अभी तो एनएमसी यानी कि सही मायने बोला जाए ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, स्टेट की काउंसलिंग भी इवन मुझे जो लगता है 15-20 दिन के अंदर, और नोटिफिकेशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो जारी हो जाएगा। तो अपना डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से आपको स्टेट काउंसलिंग करानी है, अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखो, डोमिसाइल बनवा के रखो, बहुत मैंडेटरी। अगर आपको कोटा यानी कि स्टेट के अंदर आपको सीट चाहिए, स्टेट के अंदर अगर आपको एमबीबीएस चाहिए यानी कि काउंसलिंग करानी है, तो आपको डोमिसाइल रिक्वायर
रिक्वायरमेंट है। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट से लाइक दिल्ली की बात करूं तो अगर आपने 11-12 दिल्ली से किया हुआ दैट इज ऑल अबाउट द मतलब एक तरीके से डोमिसाइल कंसीडर किया जाता है, तो जरूरी नहीं है आप दिल्ली के अंदर डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग, कुछ ऐसे स्टेट से जहां 10-12 के साथ साथ डोमिसाइल भी माना गया है, कुछ 11-12 को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, लेकिन डोमिसाइल अपना जो है बना के रखिए। मैक्सिमम केसेस में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होता है। अगला अगर मैं बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आप जनरल को छोड़ दें, कई बार बच्चों की कंफ्यूजन रहती है सर जनरल का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से करते हैं, एसटी से करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्लीज अपना सर्टिफिकेशन रिन्यू अगर नहीं हुआ रिन्यू करा के रखिए। 5 साल में 7 साल में रिन्यू होता है, रिन्यू करा के रखिए। और जो भी जिस बच्चे का सर्टिफिकेशन है प्लीज उस सर्टिफिकेशन को अपडेट जरूर करके रखिए। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन आती है सर लास्ट ईयर का मेरे पास ईडब्ल्यूएस इस साल का नहीं है। तो प्लीज इस बात को समझो कि जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कहा गया अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल के बाद का, यानी कि इस साल का 2025 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मान्य होगा, उससे पहले वाला मान्य नहीं होगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे इस चीज को ध्यान में रखें। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास भी फाइनेंशियल ईयर, तो ये बात याद रखना जो मैंने बोला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखो किसको पीडब्ल्यूडी की रिक्वायरमेंट है, जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है। क्या जनरल को बच्चे को जरूरत पड़ेगी? नहीं, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आप एससी से बिलोंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात आपको एससी का चाहिए। एससी प्लस पीडब्ल्यूडी अगर आपके पास, तो एससी का भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए और पीडब्ल्यूडी का, दोनों का एक तरीके से आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एससी, देखो ऑब्वियसली बात अगर आप एससी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो एससी भी चाहिए और पीडब्ल्यूडी भी, दोनों का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी में बिलोंग करता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना जहां से भी आपने 12th किया हुआ है, स्कूलिंग की हुई है, वहां जाइए और जाकर बोलिए कि मेरे बच्चे का जो भी 12th पास आउट किया उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको इशू कर देगा। जो भी जिस बोर्ड से जहां से भी आपने 12th पास करी है वहां से आपको बढ़ जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, ये भी स्कूल की तरफ से ही आपको मिलेगा। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने 12th जिस स्कूल से पास किया हुआ है प्लीज उन बच्चों से यही बोला जाएगा कि जाके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल लो। क्योंकि अगर प्राइवेट वाले बच्चे तो चलो एक बार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, जब गवर्नमेंट वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए दिक्कत आती है कि अभी प्रिंसिपल बदल जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो लास्ट टाइम की मोमेंट्री का वेट मत करिए, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन अपना कंप्लीट करके रखिए, चाहे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें कंप्लीट करके रखिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट है जो कि गैप सर्टिफिकेट, यानी कि अभी कुछ समय से देखने को मिल रहा है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 12th के डायरेक्टली बाद नीट नहीं करते, कुछ 1 साल या 2 साल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उन बच्चों को एफिडेविट लगा के गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि आपका 1 साल ड्रॉप है या 2 साल का ड्रॉप है। तो गैप सर्टिफिकेट अगर आप 12th के साथ ही आप नीट क्लियर कर रहे हैं डेफिनेटली आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 या 2 साल का गैप हो गया तो ऐसी कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सारी चीजों, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग हो जाती है और आपको सीट अलॉट हो जाती है तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये जो पीछे वाले जितने भी पैटर्न है ये सारे शुरुआत से कंप्लीट करके रखो। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको एक बढ़िया सा लेटर मिलेगा और इसी को बोलते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो जब आपको ये सीट मिलेगी उस समय पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि एमसीसी या स्टेट कोटा का जो भी मतलब जहां से भी आपको मिलेगा तो वो आपको चाहिए होगा एज एन कॉपी, फोटो कॉपी जिस पर। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है, अप्रोक्सीमेट 8 से 10 के आसपास पासपोर्ट साइज फोटो, इवन 20-25 तैयार करके रखना, लेकिन 8 से 10 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो 8-10 पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत पड़ेगी कम से कम। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एसएलसी, इसी को हम टीसी के नाम से जानते हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, ये भी स्कूल से ही आपको मिलेगा। इसके बाद फीस रिसिप्ट, जो भी आपने फीस पेमेंट करी है, पेमेंट का प्रूफ जो भी आपने दिया है, सिक्योरिटी अमाउंट दिया है या रजिस्ट्रेशन करा, उसका पूरा आपके पास फीस प्रूफ होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जितनी मैंने आपको बताई है। प्लीज इन सब चीजों को वेट ना करिए और इन सब चीजों को तैयार करके रखिए। एक भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि सर आधार कार्ड में मेरा नाम ये आ रहा है लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर्म में ये भर दिया, मैंने सर वहां जनरल डाला हुआ था लेकिन मेरे पास तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट है। ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में अब नहीं रहने चाहिए। अगर पहले से चलेगा, क्योंकि किस तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, किस चीज का आप वेट कर रहे हैं, तो प्लीज इस बात को समझिए, बिल्कुल भी इस चीज को मतलब मजाक में मत लीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, 2 या 5 दिन का समय है। इस 5 दिन के अंदर 21 तारीख से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, चॉइस पुलिंग, चॉइस लॉकिंग अगले दिन ही रिजल्ट देखने को मिल जाता है और 2 दिन 4 दिन का टाइम मिलता है जिसमें आपको स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो प्लीज इस बात को समझिए, गहराई से समझिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो भी कर रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।